सर जय हिंद। क्रोली सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। एक बेहद खास मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, क्योंकि 2025 में हम लगातार सुनते आए कि दुनिया का जो पावर सेंटर है वो बदल रहा है। अब यूरोप पावर सेंटर नहीं है, एशिया बनेगा। अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर पावर नहीं रहेगा, चाइना बन जाएगा। चाइना, भारत, रशिया मिलकर जो है पूरी दुनिया को लीड करेंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा। 2025 में तो चीजें हो नहीं पाई सर। अभी तो मेरे ख्याल से 14 या 15 दिन और बचे हैं। 2026 में उम्मीद रखें कि जो बातें होती थी पावर सेंटर बदलने की, जो चीजें मैंने आपसे गिनाई, वो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं आप सर? देखिए राजेश जी, आपने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली है कि पावर सेंटर बदलेगा, क्योंकि इस तरह का कोई रेडिकल चेंज नहीं होगा। लेकिन एक नए तरीके का अलायंस सिस्टम या गठजोड़ की व्यवस्था इमर्ज हो सकती है, उसके लक्षण ऑलरेडी दिखाई देने लग गए हैं जी। जैसे अमेरिका, जब ट्रम्प आए हैं अमेरिका में, उसके बाद ये प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है कि दुनिया की जो व्यवस्था में परंपरागत तरीके के संगठन थे, वॉलेंट्री संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ तो अलग है, उसके अलावा जो मल्टीलेटरल संगठन थे, उनका क्या स्वरूप होगा ट्रम्प के जिस तरह का दृष्टिकोण है उसमें। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे शुरू में तो उन्होंने G7 के लिए ट्रम्प ने ये कहा कि G8 बनाएंगे, G9 बनाएंगे, रशिया को लेंगे, चाइना को लेंगे। लेकिन शायद ट्रम्प को वहां निराशा हाथ लगी, G7 के दूसरे मेंबर तैयार नहीं थे रशिया को लेने, चीन को लेने। अब ट्रम्प ने एक नया दिया है C5, और C5 में उन्होंने G7 को हटके, G20 से हटके या ब्रिक्स से हटके एक अलग तरीके का गठबंधन की बात वो कह रहे हैं। उसमें रशिया, चीन, जापान, अमेरिका, तो ये जो 5 देश हैं, इन 5 देशों को लेके, भारत को भी 5 देशों को लेके एक C5 बना रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में एक अलग तरीके का स्वरूप आ गया है। जो परंपरागत तरीके से G7 था वो कमजोर हो रहा है, उसकी ग्रोथ रेट कम है। ब्रिक्स है, वो जो G7 है या जो उत्तर के देश है, विकसित देश है, उनके अगेंस्ट में है। और G20 है, उसमें साउथ अफ्रीका, ब्राजील जैसे देश आ गए, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो एक नया संगठन इस तरह का बनाने की सोच रहे हैं कि जो पूरी दुनिया के विकास का ध्यान दे, क्योंकि ये उभरते हुए देश हैं जो मिलिट्री की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी और प्रभाव की दृष्टि से भी। इससे यूरोप को बड़ी चिंता हो गई है। यूरोप अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा है। और इसके साथ साथ जो रशिया और यूक्रेन का मामला आया, उसमें नेटो है, उसमें भी डिफरेंसेस हो गए हैं। और केवल अमेरिका और यूरोपीय देश सदस्यों में नहीं, विद इन नेटो है, यूरोप के देशों में भी डिफरेंसेस हो गया है। उसमें हंगरी जैसे देश हैं, वो एक अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नए तरीके के गठबंधन 2026 में उभर कर सामने आ सकते हैं। उसमें प्रभाव किसका किसका कितना होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रम्प का जो डीलिंग है वो इस तरीके से करना चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन में न आए, चाहे वो चीन हो, भारत हो, इनको सबको साथ लेके दुनिया पे प्रभाव जमाएं। लेकिन आप कहेंगे यूरोप को के बारे में ये दृष्टिकोण क्यों है? यूरोप तो अमेरिका का अलाई रहा है, दोस्त रहा है, मित्र रहा है, उसको आइसोलेट क्यों कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका सुपर पावर है और वो बहुत दूर दृष्टि से सोचता है कि उसके लिए भविष्य में 20 साल बाद, 30 साल बाद क्या चुनौती उभर सकती है। तो यूरोप में जिस तरह के यूरोपियन यूनियन में एक सुदृढ़ता आई है, यूरो जितना मजबूत हुआ है, वो अमेरिका के लिए भविष्य में एक खतरे की घंटी हो सकता है। क्योंकि यूरोप के जो मूल्य हैं, जो प्रजातंत्र की बात है, मानव अधिकारों की बात है, तो यूरोप का एक दुनिया में ट्रैक्शन बढ़ गया है। अमेरिका को छोड़ के यूरोप पे कुछ देश विश्वास करने लग गए हैं। तो
वो ये चाहते हैं कि अब यूरोपियन यूनियन को खत्म किया जाए, और इसीलिए अमेरिका यूरोप के सभी देशों में फार राइट फोर्सेज हैं, चाहे वो रिफॉर्म यूके हो या फ्रांस में लीपेन हो या जर्मनी में हो, जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं जो यूरोपियन यूनियन को खत्म करके राष्ट्रीय संप्रभुता को सपोर्ट करते हैं, उनका वो समर्थन कर रहे हैं। तो अब मेरे को लगता है कि ट्रंप और उसकी टीम है वो ये चाहेंगे यूरोपियन यूनियन में गठबंधन हो, नहीं विघटन हो, इसको मजबूत नहीं होना चाहिए। नहीं, अमेरिका के लिए चीन और रशिया से ज्यादा बड़ी चुनौती हो सकता है भविष्य में, क्योंकि वो रशिया से तो अलायंस कर रहे हैं, चीन से अलायंस कर रहे हैं, क्योंकि चीन पे डिपेंडेंस है, यूरोप पे अमेरिका की डिपेंडेंस नहीं है। तो चीन से वो कन्फ्रंटेशन में आके अमेरिका की डिपेंडेंस है उसको फिर दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यूरोप है वो कमजोर दिखता है, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि अमेरिका एंटिसिपेट कर रहा है कि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। इसके 26 में जो यूरो जोन है उसको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जी, बस एक पॉइंट और, क्योंकि यूरोप की बात आपने बड़े विस्तार से बताई, लेकिन मैं इंडिया में इंटरेस्टेड हूं ज्यादा। हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे, मुझे ये समझाइए कि क्या रास्ते हैं जहां से हम विश्व गुरु बने। रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, 90s के ऊपर जा चुका है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अमेरिका के बाद मैक्सिको ने टैरिफ लगा दिया है, पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते हमारे अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं, वहां भी हम देख रहे हैं कि तालमेल बिगड़ रहा है। तो कैसे विश्व गुरु कैसे बनेंगे 2026 में? कोई उम्मीद है कि हम विश्व गुरु बन जाए, या अभी 2047 तक इंतजार करना होगा? देखिए राजेश जी, हम दो चीजों की बात करें। एक तो है ना, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से हमारे को दिक्कत आ रही है, चाहे चीन को हो, अमेरिका की हो, और हम आत्म मंथन थोड़ा कम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें आत्म मंथन की जरूरत है कि हम कहाँ कहाँ हमारे लेफ्ट्स हैं, कहाँ कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, और जिन पॉइंट्स पे हम कमजोर हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए, तो उस दिशा में हमें जाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप में बातचीत हुई, 6ठी बार फोन किया, फोन पे बातचीत हुई, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बातचीत बनेगी। तो मुझे लगता है कि अभी अमेरिका और भारत के बीच में कुछ डिफरेंसेस रह गए हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट या जो एक्स पे अपना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ट्रंप ने नहीं दिया। अगर कुछ उपलब्धि होती तो ट्रंप निश्चित रूप से देते, जिनका उनका प्रवृत्ति है। तो अमेरिका से अभी भी हम अपना जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिकंसाइल नहीं कर पा रहे हैं, और अमेरिका ये चाहता है। अमेरिका ने जो अभी पहले भी अपन ने बात की है, नेशनल सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजी की रिपोर्ट है 33 पेज की जारी की है, उसमें उन्होंने चीन पे, यूरोप पे विस्तार से बातें कही हैं, भारत को लेके विस्तार से नहीं की। भारत के को लेके सिर्फ इतनी सी बात कही है कि भारत को इंडो पैसिफिक में एक सुरक्षा के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और अमेरिका को भारत से संबंध सुधारने चाहिए, कॉमर्शियल और दूसरे संबंध। केवल इतनी सी बात है। तो भारत को अभी वो एक पावर के रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये तो मान रहे हैं कि राइजिंग पावर है, लेकिन वो ये नहीं मान रहे हैं कि आप असर्ट ज्यादा कर रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ से, ऐसा उनका मुझे लगता है कि फीलिंग है। तो भारत को किस तरीके से हम हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति को मजबूत करें कि जिससे हम विश्व गुरु नहीं कहें तो ये कहें कि हमारा जितनी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग विश्व व्यवस्था पे हमारा प्रभाव हो। लेकिन अभी लगता है मुझे कि हम केवल अपनी आंतरिक शक्ति है उसको बढ़ाने में लगते हैं, स्ट्रेंथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शायद हमारी ये नीति भी नहीं है कि बहुत ही कोई प्रोएक्टिव भूमिका निभाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया जिस डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए आपका कहना है कि अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझूं तो जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको खुश करने की कवायद ये चल रही है। डोमेस्टिक ऑडियंस को ही नहीं, डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बढ़ाने, क्योंकि जब तक आपके पास आंतरिक शक्ति नहीं है आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या घर से, अगर आपका घर कमजोर है तो मैं बहुत समझना चाहूंगा आपसे। अभी भी आप बाहर से हथियार खरीद रहे हैं, उनको भारत में जोड़ रहे हैं और मेक इन इंडिया के नाम से आप सप्लाई कर रहे हैं, इंजन अभी तक आपके बन नहीं पाए हैं,
डॉलर्स के मुकाबले रुपया आपका गिर रहा है, अर्थव्यवस्था को लेकर जो चौंकाने वाली चीजें आ रही हैं और वो हैरान कर रही हैं। तो मैं तो बहुत चीजें समझना चाहूंगा सर, तो मजबूत तो यहीं से होंगे ना ये आप? यही यही राजेश जी मैं बता रहा हूं कि अगर हमारा घर कमजोर हो तो घर के बाहर जाके हम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते, हम प्रभावशाली नहीं हो सकते। सबसे पहले अपना घर मजबूत करो और लेकिन हमारे आप मजबूत आंतरिक, होने का दिखावा कर सकते हैं। देखिए उससे फिर नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। हम केवल नैरेटिव बिल्ड करेंगे और रियलिस्टिक स्ट्रेंथ नहीं होगी। केवल दिखावा करेंगे, नैरेटिव बिल्ड करेंगे और केवल कहानियां बनाएंगे कि हम इतने मजबूत हैं, तो उससे मजबूती नहीं होगी, उससे हमारी और कमजोरी सामने आएगी। हम एक भ्रम पाल लेंगे कि हम बहुत मजबूत हैं, और भ्रम में रहना हम कमजोर अच्छा होने नहीं है। से भी ज्यादा खतरनाक है कि शक्तिशाली का भ्रम पाल लें और एक एक्चुअली हम बहुत कमजोर हैं, तो कमजोर होते हुए शक्तिशाली का भ्रम पाल लेते हैं। वो कमजोर होने से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति की तरफ ले जाता है, चाहे देश हो, परिवार हो या व्यक्ति हो। जी राजेश जी। जी आज थोड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा हो गई अंत में जाके। कुछ अहम पॉइंट आपने बताए, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन थैंक यू कुरोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यूरोपियन यूनियन के बारे में और अमेरिका के बारे में जो आपने बताया, शायद ये मेरे लिए भी चौंकाने वाला था और मेरे व्यूअर्स के लिए भी चौंकाने वाला था कि एक अंदरूनी लड़ाई जो है इस वक्त अमेरिका और यूरोप में भी चल रही है। इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर।